जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब शशि शरण सर के द्वारा लिखित एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से इतिहास क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 का सभी क्वेश्चन को और उसके साथ डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अध्याय नंबर 7, राज्य से साम्राज्य तक। पहला क्वेश्चन में कह रहा है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना जो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब इसका डिस्कस देख लेते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य, उसी का नाम कौटिल्य भी कहते हैं उसको। तो यही है एक जो है कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनकी सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। चाणक्य के कई सारे विचार अर्थशास्त्र के किताब में मिलते हैं। वहां पर चाणक्य नीति भी बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य वंश की स्थापना करने में किस बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? तो अभी हम लोग पढ़े चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी कहते हैं इनको। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो ये डिस्कस हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। निम्नलिखित में से मौर्य वंश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें बोल रहे हैं मौर्य वंश का जो कथन है, मौर्य वंश का संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कथन ये दिया गया है, कथन पर हम लोग देखेंगे। पहला कथन कर रहा है मौर्य वंश की स्थापना लगभग 2300 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह सही है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ठीक है। कौन सा? मौर्य साम्राज्य पर शासन करने के अधिकार चंद्रगुप्त यानी कि अशोक के दादा ने मौर्य वंश की स्थापना कब 2300 साल पहले की थी, और इसका सहायता करने वाले चाणक्य या कौटिल्य थे। तो यह सत्य हुआ। 2 नंबर में कह रहा है साम्राज्य में बहुत से नगर थे जिसमें उज्जैन, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग क्या था? का मार्ग था। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि साम्राज्य में जिसने बहुत सारा नगर था जो कि उज्जैन, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तो ये गलत है। इसका डिस्कस में पढ़ेंगे अभी। ठीक है। ये मार्ग जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया यहाँ पर गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे। तक्षशिला उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पड़ता था। ये भी गलत है। ये भी अभी डिस्कस में देखेंगे। अब कथन 4 में कह रहा है इस वंश को स्थापना करने में कौटिल्य के चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। ठीक है। जो वंश है मौर्य वंश, इसका स्थापना करने में कौटिल्य ने सहायता किनको की थी? चंद्रगुप्त मौर्य को। ये तो सत्य है, अभी पढ़े हम लोग। तो इसमें बोल रहे हैं कौन सा बोल रहा है निम्नलिखित में मौर्य वंश का कौन सा कथन सही है? तो सही कथन ये बोल रहा है। तो सही कथन 1 और 4 हुआ। तो 1 और 4 ऑप्शन ए में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसका डिस्कस देख लेते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ये भी पढ़े हम लोग अभी पहले। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ये भी पढ़े। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम के किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर मानचित्र में उन्हें काले बिंदु से दिखाया गया है। ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक जब पढ़ाए हैं, इससे पहले ही हम एनसीईआरटी बुक को पढ़ाए हैं जो कि क्लास 6 और अध्याय 7 का उसमें पढ़ाया है। तो वहाँ पर पूरा फुल डिटेल से उसमें बताया गया है कि कहाँ पर नगर है, कहाँ पर पुरातत्व अभिलेख मिले हैं, वो भी उसमें बताया है। तो एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ लें आप लोग। तो वही बोल रहे हैं कि मानचित्र में उन्हें काले बिंदु को दिखाया गया है। किसको? नगर को। और लाल बिंदु को जो दिखाया गया है वो अभिलेख जो जहाँ अभिलेख मिला है उसको दर्शाया गया है। तो इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, कहाँ था साम्राज्य की राजधानी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। ठीक है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम याद रखना है,
और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। ठीक है, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया का मार्ग था, जो कि हम लोग क्या देखे, ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पे में पड़ता है। ठीक है, उज्जैन जो पड़ता है वो कहाँ, उत्तरी दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ उज्जैन जो है उत्तर पश्चिम और एशिया, यहाँ गलत बता दिया, इसलिए वो गलत हो गया ऑप्शन। तो यहाँ पर सही इसको ध्यान से रखना है, ध्यान में। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, ये भी सही है कि नगर में जो रहते थे कौन कौन रहते थे, व्यापारी रहते थे, सरकारी अधिकारी रहते थे और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो वंश कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका डिस्कस। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त, जिसने मौर्य वंश का संस्थापना की थी, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक, राजा अशोक। ठीक है, 3 जो राजा थे वो प्रमुख थे, 3 ही राजा वंश मौर्य वंश में थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमारे राष्ट्र प्रतीक को दिखाया गया है। तो अभी हम लोग पढ़े क्या, शेर। पढ़े नहीं, अभी नहीं, मतलब अभी इससे पहले वाली क्लास में हम लोग ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक में पढ़े हैं कौन सा, शेर। यानी कि जो राष्ट्र चिन्ह का जो प्रतीक है वो शेर है। इसका डिस्कस देख लीजिए। इस अध्याय में रोशन के रुपये वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, अध्याय 6 में भी हम लोग पढ़े थे, सारनाथ में शेर का जो है विशाल उसका प्रतिबिंब बनाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 6, राज्य साम्राज्य से किससे भिन्न है, यानी कि राज्य जो है साम्राज्य से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो कैसे भिन्न है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या रखा रहा है एक में, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। ठीक है, साम्राज्य जो है राज्यों से बड़े होते हैं, सही है, तभी तो भिन्न है, किससे, राज्य से। उनकी रक्षा करने के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। साम्राज्य राज्य तो छोटी होती है, तो उससे रक्षा करने के लिए उतना बड़ी साम्राज्य की राज्य और सैनिक की जरूरत नहीं होती है उतना अधिक, लेकिन हाँ साम्राज्य बहुत बड़ी है जिसके कारण वहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में सैनिक चाहिए। तो ही बोला सैनिक की सेनाओं की जरूरत होती है बड़ी मात्रा में। फिर सी में साम्राज्य की को संचालन के बड़ी संख्या में अधिकारियों की जरूरत होती है जो टैक्स इकट्ठा करे। ठीक है, तो ये भी सत्य है, तो यानी कि सबका सब सत्य हुआ, तो उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा, आंसर डी, उपरोक्त में से सभी। अब क्वेश्चन नंबर इसका पहले डिस्कस देख लेते हैं। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। ठीक है, सम्राट को जो है राजा, राज्य का जो अधिकारी हुआ राजा हुआ और साम्राज्य का जो अधिकारी हुआ सम्राट हुआ, इसलिए राजा को उतना अधिक पैसों की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन हाँ सम्राट को सबसे अधिक पैसों की जरूरत होती थी, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर सेनाओं रखना पड़ता था और वहाँ पर जो लोग हैं उसका देख रेख करने के लिए भी सेना की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। कर लोगों से कर लेने के लिए अधिकारी भी चाहिए, इसलिए अधिकारी का जब अधिक मात्रा में रखेंगे तभी तो सभी लोगों का कर ले पाएंगे, तो अधिक से अधिक मात्रा में क्या रखते थे, अधिकारी भी रखते थे, इसके लिए कर लेने के लिए। अब ये था क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कस। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य वंश प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सत्य देखना है। तो कथन ए में कह रहा है, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन
किया जाता था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य जो था बहुत बड़ा था, ये अभी देखे, इसलिए अलग अलग ढंग से वहां पर शासन करते थे, तो यह तो सत्य है। कथन नंबर 2, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सीधा नियंत्रण अधिकारियों का होता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास का जितना भी अधिकारी है वो सीधा किसका, अधिकारियों का नियंत्रण होता था। नहीं, ये गलत है। राजा अशोक खुद मतलब इसका नियंत्रण करते थे। कहाँ पर, पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाके में। तो ये तो गलत है, अधिकारी बोला है, ये गलत हुआ, लेकिन रियल में होगा कौन, राजा अशोक। ठीक है, कथन 3 में देखते हैं, साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे प्रांत थे। साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे प्रांत थे, सत्य है, जिस पर तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीयों राजधानियों से नियंत्रण होता था। ये भी सत्य है। ठीक है, तो ये सत्य है तो सत्य कर देंगे। और फिर कथन नंबर 4 को देखते हैं अब, खनिज संपदा वाले क्षेत्र जहां सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध थे, वहां से कर नजराने के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, तो ये भी सत्य है। 4 नंबर भी जो है, जहाँ पर अधिक संपदा कीमती वगैरह ये सब पत्थर सोना ये सब मिलता था, वहां पर कौन सा कर नजराने के रूप में वहां पर लेते थे, वसूलता था। तो ये भी सत्य हुआ। तो 3 सत्य हुआ, कथन 1, कथन 3 और कथन 4 तो किसमें है, ऑप्शन सी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसका डिस्कस देख लेते हैं। इसमें दिया है कि चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। सही बात है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। अभी बोला ना कि पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट अशोक का सीधा नियंत्रण था, न कि अधिकारी का। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों नियुक्त करता था। ठीक है, तो इसका कर लेने के लिए अधिकारी का नियुक्त करते थे कौन, राजा। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ठीक है, कहाँ पर, इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसे प्रांतीय क्षेत्र पर क्या शासन किया जाता था, वहां से। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी कि गवर्नर, राजकुमारों का वहां का गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। लेकिन यहाँ पर गवर्नर तो रहते थे, लेकिन स्थानीय का जो मतलब नियम कानून था, स्थानीय परंपरा जो था, वही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ के राजा जो थे ना, कहाँ पर अधिक नियंत्रण करना चाहते थे, नदियों और मार्ग, क्योंकि यहीं पर आवागमन आने जाने का रास्ता नदी के थ्रू ही करते थे। वहां पर नियंत्रण अगर हो गया तो समझिए सब जगह हो गया, क्योंकि सभी लोग कहाँ, सब क्षेत्र के लोग कहाँ से आवागमन करते थे, नदी से आवागमन करते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, उत्तर पश्चिम में किसके लिए, कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। नजराने के रूप में जो जो मतलब लगातार उसका कर लेने वाले थे, वो उसी को क्या कहते हैं, नजराने। मतलब अपना खुद नहीं, किसी को कर लेने के लिए कोई व्यक्ति को चुना जाता था, कर लेने वाले को नजराने कहते थे। देखिए, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जहाँ नियमित ढंग से कर इकट्ठा किए जाते थे, वही अनियमित ढंग से वसूला जाता था। कौन सा, नजराना। नजराना जो है ना, नियमित ढंग से कर इकट्ठा करते थे, लेकिन वो क्या, अनियमित ढंग से कर को क्या किया जाता था, वसूला जाता था। अब कुछ इसका डिस्कस देख लेते हैं। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ठीक है,
नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही क्या होते थे, नजराना होते थे। और अनियमित रूप से जब भी संभव हो, मतलब अगर मान लीजिए इस बार अगर कर लिए, अगले साल छूट गया, तो फिर अगर वो छूटा हुआ है, फिर बाद में जब भी कर लेगा तो वो छूटा हुआ भी कर लेगा, ना कि वो छोड़ देगा। तो वही बोला कि नियमित चलेगा, लेकिन हाँ, अनियमित रूप से जब छूट जाएगा तो वो भी इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, जब मन हो अपना स्वेच्छा के अनुसार से क्या कर देते थे। अब क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? यूनानी राजा सेल्यूकस का जो राजदूत है वो कौन थे? मेगास्थनीज थे। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कस देख लेते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया से यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। ठीक है, मेगास्थनीज ने जो भी कुछ देखा सेल्यूकस निकेटर के का दूत होने के कारण जो भी देखा, क्या उनका विवरण किया। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अब निम्नलिखित में से प्रथम शासक कौन थे जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता द्वारा अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की? तो वो कौन थे? तो वो राजा अशोक, सम्राट अशोक थे। इनके पुत्र भी और उसकी पुत्री भी, ये भी धर्म की रक्षा करने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए श्रीलंका पहुंचे थे। ठीक है, तो ये अभिलेख के माध्यम से सब जगह संदेश पहुंचा करके धर्म की मतलब प्रचार करने का कोशिश किया। अब देख लीजिए, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलती हैं, जिसके कारण जो है कोई भी जनता, कोई भी जो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा हुआ है वो भी इस अभिलेख को पढ़ सके। ठीक है, इसलिए कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखवाई। अब क्वेश्चन नंबर 11, अशोक का अधिकांश शिलालेख किस भाषा में मिलते हैं? तो अभी पढ़े हम लोग प्राकृत और ब्राह्मी। तो इसमें ब्राह्मी तो नहीं दिया है, तो ऑप्शन बी में प्राकृत दिया है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं अशोक ज़्यादातर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से तटवर्ती उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो कलिंग था। तो कलिंग किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम, ये मानचित्र में दिखेगा। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन बुद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से विचलित न होने लगा, मतलब घृणा होने लगा उस युद्ध को देख, युद्ध से दूर होने के लिए कोशिश करने लगे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। जब कलिंग में बहुत सारे लोग मरे, कहा था है कि 1.5 लाख लगभग को बंदी बना लिया गया और 1 लाख व्यक्ति को मार दिया गया। ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या, जब इस तरह का कोई संबंध, दोस्त महिम ये सब मरता है, उसका विलाप जब देखे तो उसका माइंड क्या खुल गया कि ये सब सारा चीज़ें ये सब गलत है। दूसरे देश दूसरे राज्य पर चढ़ाई करके तो राज्य का विस्तारित किया जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ लोगों को दुखी भी क्या देकर जाते हैं वो लोग, कौन? राजा लोग। ठीक है, इसलिए उसके मन में ये घूमने लगा कि नहीं, हम लोग को बलपूर्वक, हमें राजा है तो क्या बलपूर्वक हमें किसी पर अधिकार नहीं जताना है, लेकिन वही अगर दिल पर अगर अधिकार जता लिए तो वही बड़ी चीज है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। राजा अशोक ने राजा बनने के कितने साल बाद कलिंग पर आक्रमण किए थे? कितने साल? 8 साल बाद कलिंग पर आक्रमण किए थे। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। डिस्कस इसका अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। अभी बताए। ठीक है, यही देख करके उन्होंने क्या मतलब अपना अपना मन को चेंज किया कि किसी के ऊपर हमला करके मार काट करके किसी का दिल नहीं जीता जा सकता है, वही अगर सही तरह से दिल को हासिल करे तो उससे बड़ा जीत होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? तो इस युद्ध को, तो अभी हम अभी पता है कि ये बी है कलिंग का युद्ध जो है, इसी में जो 1.5 लाख जो बंदी बना लिया और 1 लाख से ज़्यादा जो मृत्यु हो गई ना, तो वहाँ पर इसके जो है दिल दुख से भर चुका था इसका।
यह देखकर। अब ये इसका डिस्कस था, जो कि हम लोग अभी बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये हम बता दिया, अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से अशोक के धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? धर्म के संदर्भ में, ठीक है। हालांकि जब वो उसका कलिंग युद्ध हुआ, जब उसका दिल से पूरी तरह से दुख हो गया, तो उसने सोचा कि नहीं, हम राजा जो राज्य के जो जितने भी दरबार हैं या वहाँ का जनता लोग हैं, उस पर अधिकार जताने के लिए दिल पर अगर अधिकार कर लिए तो समझ लीजिए बहुत बड़ी जीत हो गई। इसलिए हम अब ये अधर्म से दूर जाते हैं और धर्म की ओर जाते हैं। तो धर्म का संस्थापना जो किए थे, इन्हीं ने किए थे। और धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य किसने? अशोक ने ही किए थे। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1, अशोक के धर्म में किस देवता की पूजा और कर्मकांड की आवश्यकता है? ठीक है, तो आवश्यकता नहीं थी, सही बात है। ये धर्म की पूजा और देवी देवता का पूजा पाठ या कर्मकांड ये सब नहीं थी। अपना क्या, अपना वास्तविक रियल पूजा धर्म क्या होता था कि लोगों को दुख ना दें, ठीक है, बड़े को आदर करें, ये सब क्या धर्म की पूजा था, धर्म का ही पूजा था। वो कर्मकांड, बलि प्रथा, किसी का हिंसा किसी को मृत्यु देना, किसी का बलि देना, ये सब दूर था। ये सब नहीं, ये सब का प्रचार उन्होंने नहीं किए थे। अब कथन नंबर 2, समाज के अंदर कई समस्याएं थी। इन समस्याओं को निदान करने के लिए उन्होंने धम महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह घूमकर धर्म की शिक्षा दें। धर्म मतलब धर्म प्राकृतिक रूप है और धर्म इसका जो है संस्कृत रूप होता है। धर्म का दूसरा नाम होता है धर्म, ठीक है। तो ये सही है। ये जो व्यक्ति थे धम धम महामत जो थे, इन्हीं को कहा गया कि जगह जगह आप धर्म का प्रचार प्रसार करें, शिक्षा दें। तो ये भी सत्य है। हम लोग ये ढूंढना है, गलत कथन ढूंढना है, तो ये सत्य हुआ, तो इसको सत्य कर देते हैं। अब कथन नंबर 3, बलपूर्वक के माध्यम से लोगों को दिल जीतना धन से ज्यादा अच्छा है। तो यह भी हम बताएं, ये भी सत्य है। सॉरी, ये बलपूर्वक के माध्यम से, यहाँ क्या बोल रहा है कि ध्यान से देखिएगा कि बलपूर्वक के माध्यम से लोगों को दिल जीतना धर्म से ज्यादा अच्छा है, नहीं, ये गलत है। किसी भी लोगों को बलपूर्वक दिल नहीं जीत करके धर्म की स्थापना की जा सकती है। वो कैसे धर्म की स्थापना की जा सकती है? अगर दिल को जीतना चाहते हैं तो बलपूर्वक नहीं, उसको क्या अच्छे ढंग से उसका दिल अगर जीत लिए, ठीक है, तो अपना व्यवहार रूप से, किस तरह व्यवहार, अच्छे व्यवहार के रूप से अगर किसी व्यक्ति का दिल जीत लिए, तो समझिए कि आप उसको जीत लिए, उस व्यक्ति को जीत लिए, ना कि बलपूर्वक किसी व्यक्ति को डरा धमका करके जीता जा सके। तो ये रॉन्ग है। तो गलत ऑप्शन चुनने के लिए बोल रहा है, तो गलत तो ये 3 नंबर में है। और देख लेते हैं 4 नंबर को भी। अशोक ने धर्म के प्रचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे थे। ये भी सत्य है, ये सब में क्या दूत भेजे थे। तो गलत बोल रहा है, तो गलत कौन सा है? 3 है, तो केवल ऑप्शन बी में है, केवल 3 आंसर हो जाएगा। अब इसका डिस्कस देख लेते हैं। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित हुए थे। ठीक है, वही बोला कि व्यवहार अच्छे रखना चाहिए, तभी प्रजा का क्या दिल जीता जा सकता है, ना कि बलपूर्वक दिल जीत करके धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती है। उन्होंने क्या बुद्ध का भी उपदेश दिया कि भगवान बुद्ध के उपदेश पर वो प्रेरित हुए थे, चले थे उसके रास्ते पे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। कि कैसे, मतलब हम इसका निदान करें, जो मेरे राज्य में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, कैसे ये लोग को हम अपना धर्म का ज्ञान दें, कैसे ये लोग को कहें कि अपने अपने धर्म को ठीक से पहचानिए और उसको ठीक से प्रचार प्रसार कीजिए, ना कि दूसरे धर्म को नकारिए। दूसरे धर्म को मतलब बुराई मत कहिए, लेकिन हाँ,
अपने धर्म को अपना मानिए। ठीक है, इसलिए उन्होंने धम धम महा महामता महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। कई सारे अभिलेख जो हैं स्तंभ पर, शिलालेख पर, सब जगह खुदवा दिए, ताकि लोग पढ़े और उसको पढ़ करके क्या अपना नियम को पालन करें। या अगर नहीं भी जानते हैं तो किसी, यहाँ देखिए इसमें दिया, अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के प्रचार पर विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर 15 का डिस्कस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। निम्न में से कौन से मौर्यकालीन स्तंभ जिसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, कौन सा है? रामपुरवा। ठीक है, यह आंसर आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब इसका देख लीजिए डिस्कस। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है ये मूर्ति। ठीक है, उत्कृष्ट दिया गया है, जो कि रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। जो कि पहले रामपुरवा में मिले थे, वो अभी कहाँ पर रखे हैं? राष्ट्रपति भवन में मिले रखे हैं वो मूर्ति। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है, उस समय की। ठीक है, ये डिस्कस था ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन कितने वर्ष पहले हुआ था? कितने वर्ष पहले हुआ था? 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। डिस्कस देख लेते हैं। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही साथ अन्य जगहों पर भी कई नए राज्य का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। 100 साल तक हिंद यवन का राजा का शासन रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 18। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही को चूज करना है। कथन 1, मौर्य वंश के पतन के बाद पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में 100 वर्षों तक हिंद यूनानी राजाओं का शासन रहा। ठीक है, तो ये कथन सही है, यही हुआ था। अब कथन 2 में, दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। तो ये भी सत्य है, तो कथन 2 भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो दोनों में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 1 और 2 दोनों सही है। अब इसका डिस्कस देख लेते हैं। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। ठीक है, तो 100 साल तक लगभग हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। कहाँ? दक्षिण भारत में। कब? 2200 से लेकर के 1800 साल पूर्व तक के बीच में। किसने? चोलों, चेरों और पांड्यों ने, ये सब ने शासन किए थे। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व तक किस वंश का शासक रहा? देखिए, ए में है चोल, बी में है चेर, सी में है पांड्या, जो कि तीनों थे। ठीक है, अभी पढ़े थे हम लोग ऊपर में यहाँ पर कि जो 2200 से 1800 साल तक जो शासन किए थे वो चोलों ने, चेरों ने और पांड्यों ने। तो तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी सत्य है। तो इसका डिस्कस हम लोग ये ऊपर 18 का क्वेश्चन नंबर 18 के डिस्कशन में पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 तक ही था अध्याय 7 में। अब हम लोग अध्याय 8 का जो है
गांव, शहर और व्यापार। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।